हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक सिंह। आई एम रेजोनेंस फैकल्टी कोटा। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा जो इसके प्रीवियस जो वीडियो है उसमें हमने 1 to 15 तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, ठीक है। और आज हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इफ 1 अपॉन पी प्लस क्यू कोमा 1 अपॉन क्यू प्लस आर कोमा 1 अपॉन आर प्लस पी आर इन ए पी, देन हमारे को यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है। नंबर फर्स्ट आर इन ए पी, आर इन ए पी, आर इन ए पी, आर इन ए पी। मतलब यहाँ पर हम कुछ सॉल्व करके कंक्लूजन कुछ निकालेंगे कि इसमें से कौन से नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका झारखंड एनटीएससी स्टेज 1 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमारे को यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, वो हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है 1 अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है, और 1 अपॉन क्यू प्लस आर, 1 अपॉन आर प्लस पी आर इन एपी। ये तीन नंबर्स एपी में है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर आपके पास में एनी थ्री नंबर्स, सपोज ए बी सी, थ्री नंबर्स एपी में होते हैं, तो मैं इन तीनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे बी माइनस ए, वही कॉमन डिफरेंस आपको सी माइनस बी से भी मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो फिर मुझे यहां से 2b की वैल्यू, 2b, ए को मैं उधर ले जा रहा हूं, बी को मैं इधर ले आया, तो आपको मिलेगी a प्लस सी। क्लियर? ये हमारा यहां पर बेसिक आइडिया है। क्योंकि हमारे को ये तीन नंबर्स एपी में गिवन है, ओके, तो मैं अब इसी का यूज कर रहा हूं। अगर ये तीन नंबर एपी में गिवन है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो मैं यहां से कॉमन डिफरेंस निकालता हूं। सेकंड जो आपका नंबर है वो है q प्लस आर, माइनस करेंगे 1 अपॉन पी प्लस क्यू से। क्लियर? इक्वल करेंगे नेक्स्ट आर प्लस पी माइनस 1 अपॉन क्यू प्लस आर, ठीक है। क्लियर? इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से भी कुछ एलसीएम आया, ठीक है। यहां से जो एलसीएम आ रहा है क्यू प्लस आर आ रहा है, पी प्लस क्यू आ रहा है, ठीक है। यहां आपको मिलेगा पी प्लस क्यू और माइनस क्यू प्लस आर। क्लियर? बिल्कुल यहां से भी मैं एलसीएम ले रहा हूं, आर प्लस पी, क्यू प्लस आर, और यहां पर आपको मिलेगा क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस पी। ओके, यहां तक क्लियर? अगले स्टेप में देखो हम यहां पर क्या करेंगे, मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूं। उसके भी पहले मैं यहां पर एक चीज और देख पा रहा हूं कि यहां पर आपको p प्लस क्यू गिवन है, ठीक है, और q प्लस आर इस q प्लस आर को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अगली स्टेप देखो यहां पर, नेक्स्ट हम यहां पर लिख पा रहे हैं p प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस आर, ओके, और अपॉन में मेरे पास में इसके डिनोमिनेटर में p प्लस क्यू बचेगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी देखें, यहां पर हम q प्लस आर माइनस पी, ओके, और यहां से मुझे r प्लस पी मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर भी देखो आप कि ये q इस q को कैंसिल आउट कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये r इस r को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। अगली स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं, ये हमने समझने के लिए लिखा था। अगले स्टेप में देखो यहां पर क्या होने वाला है, p माइनस आर बनेगा, p माइनस आर, ओके, अपॉन p प्लस क्यू बनेगा, p प्लस क्यू बनेगा, इक्वल यहां पर मुझे दिख रहा है q माइनस पी, q माइनस पी, q माइनस पी, और अपॉन में मुझे दिख रहा है r प्लस पी, ठीक है। इसको आप चाहो तो p प्लस आर लिख लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस वाला जो नंबर है इसको भी आप q प्लस पी करके देखें, ठीक है। इस नंबर को भी हम q प्लस पी करके देखें।
तो देखो जब मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको p माइनस आर मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा p प्लस आर से, इक्वल ये वाला जो नंबर है ये है आपके पास में q माइनस पी, और इस नंबर को भी मैं q प्लस पी लिख रहा हूं। ठीक है, p प्लस क्यू को हम q प्लस पी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। p माइनस आर है और p प्लस आर है, बिल्कुल इसी तरीके से q माइनस पी है और q प्लस पी है। तो यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो हमारी आइडेंटिटी होती है उससे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, आर स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा 2p स्क्वायर इक्वल q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देखो इसी से हम आंसर निकाल चुके हैं, अब हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इफ 3 नंबर्स आर इन ए पी, तो हमारा ये रिलेशनशिप होती है कि जो आपकी यहाँ पर मिडिल टर्म बनेगी, ठीक है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है उसको ऐड कर दें, सम कर दें उसका। बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास में जो पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर है वो ए पी में है। ओके, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर इन ए पी, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर इन ए पी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 21। ठीक है, आगे आपको गिवन है एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म इज 149। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, हमारे पास में यहां पर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। ओके, द मिडिल टर्म ऑफ द 3 टर्म्स। अब जब भी मुझे यहां पर एपी में कुछ टर्म्स एज्यूम करनी होती है, मेरे पास में यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखो कितनी है, 3। ठीक है, जब भी हमारे को यहां पर कुछ 3 मतलब एक ऑड नंबर है, जब हम एपी के अंदर किन्हीं ऑड नंबर को लेकर के, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, तो जो हम टर्म यहां पर एज्यूम करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि मैं एक टर्म ए मानता हूं, फिर आपको इधर मिलेगा ए प्लस डी, और एक टर्म आप मानेंगे ए माइनस डी। ठीक है, अगर मैं ऐसी 3 टर्म यहां पर एज्यूम कर पा रहा हूं तो ये 3 टर्म एपी में ही होंगी। ठीक है, बिकॉज इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, मेरे पास में डी आ रहा है। आप इन दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी आएगा, इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो भी डी आएगा। सपोज क्वेश्चन के अंदर मुझे 5 टर्म गिवन हो तो मैं इससे भी आगे बढ़ जाऊं, ए प्लस 2डी, इधर ए माइनस 2डी। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन देखो, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये मेरे पास में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में एज्यूम कर चुका। ठीक है, अब मेरे पास में इन तीनों का सम 21 है, मतलब मेरे पास में ए माइनस डी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ए माइनस डी, फिर मैं ए एंड ए प्लस डी इन तीनों को ऐड करूं और वो मुझे आंसर क्या दे रहा है, 21। ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम 21 है। आगे हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है सम ऑफ द स्क्वायर्स। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म, सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर करें सम करें, तो मैं यहां पर ए माइनस डी होल स्क्वायर लिखूं, ए स्क्वायर लिखूं, और बिल्कुल इसी तरीके से ए प्लस डी होल स्क्वायर लिखूं, और वो मुझे यहां पर कितना दिख रहा है, 149। ओके, 149। वैसे ये क्वेश्चन सिंपल है, ये जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है इसका तो हम यूज भी नहीं करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों आंसर आ जाएगा, क्योंकि मुझे ये पूछ रहा है मिडिल टर्म ऑफ दीज 3 टर्म्स। अगर मैं यहां पर 3 टर्म्स ये एज्यूम कर रहा हूं तो मेरी मिडिल टर्म ए बनेगी और वो इन तीनों को ऐड करने पर आ जाएगी। जैसे आप इसको ऐड करेंगे, ए माइनस डी बनेगा, फिर ए बनेगा, फिर ए प्लस डी बनेगा। ठीक है, इक्वल है आपके पास में 21। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि डी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट होगा, और नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है उसमें मैं लिखूंगा 3a इक्वल 21, 3a इक्वल 21, और मुझे यहां पर a की वैल्यू मिल जाएगी 21/3, 7। ओके, मेरे को इसने केवल मिडिल टर्म पूछी है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की है। ठीक है, क्लियर।
तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। ठीक है, सम ऑफ पी टर्म मतलब एक पी टर्म है, जैसे हमारे पास में एक सीरीज है, उसके अंदर 10th टर्म है, मैंने सम किया 8th टर्म तक का, ठीक है, वो मुझे कुछ मिला, और फिर मैंने कुछ दूसरी टर्म का सम किया, जैसे मैं अगर कुछ इस तरीके से बोलूं कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज 20 और सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज 10, ठीक है, तो बिल्कुल उसी बेस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। सम ऑफ इट्स फर्स्ट क्यू टर्म वेयर पी क्यू, ठीक है, देन सम ऑफ सॉरी, इसमें थोड़ा सा शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहां पर होना चाहिए सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म एस पी, ठीक है, एस पी। यहां पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पी टर्म का जो सम है, ठीक है, पी जो टर्म का सम है, सॉरी ये भी नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन एक मिनट, सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज द सम ऑफ क्यू टर्म, अच्छा बिल्कुल राइट है, ठीक है। यहां पर आपको ये बोलना चाह रहा है इंफॉर्मेशन कि सम ऑफ पी टर्म एंड सम ऑफ क्यू टर्म, ये दोनों टर्म आपस में इक्वल है, ठीक है, व्हेन देन सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म हम यहां पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि जो एक पी टर्म है उसका सम, जो एक क्यू टर्म है, ठीक है, वहां तक का सम, ये दोनों सम आपस में इक्वल है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम यहां पर फर्स्ट टर्म को ए एंड कॉमन डिफरेंस को डी एज्यूम कर रहे हैं, क्लियर। अगर मुझे सम ऑफ पी टर्म लिखना है तो मुझे लिखना चाहिए पी अपॉन 2, ठीक है, 2a प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सम ऑफ क्यू टर्म मीन्स q अपॉन 2a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है, 2a प्लस q माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करने के पहले मैं यहां से 2 से 2 को कैंसिल आउट कर रहा हूं, क्लियर। यहां देखो आप, ये आपके पास में p बनेगा, यहां आपके पास में 2a, इस d को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपको मिलेगा पी डी माइनस डी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर आपके पास में q है, 2a प्लस d को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो बनेगा क्यू डी माइनस डी, ठीक है। अब हम यहां से p को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास में बनेगा 2pa प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, ठीक है। यहां से हम q को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2aq लिख लें इसको, ठीक है, और फिर यहां पर मिलेगा मुझे q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, ठीक है, यहां तक क्लियर। इस सारी ही टर्म को मैं उठा करके यहां पर ला रहा हूं, ठीक है, तो देखो मेरे पास में यहां पर क्या बनेगा, 2pa माइनस 2qa लिख लें इसको, या aq ही रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, a हम यहां से कॉमन ले लेंगे 2a, और यहां से आपको p स्क्वायर डी, और यहां से मिलेगा माइनस क्यू स्क्वायर डी, और ये पहले से यहां पर नेगेटिव है, माइनस पी डी एंड प्लस क्यू डी, ठीक है, इक्वल में आपको मिलेगा 0, क्लियर। अब देखो यहां से यहां तक, केवल यहां से यहां तक मैं कॉमन लूंगा a, और इस पूरे में d आ रहा है, ठीक है, तो हम यहां से कॉमन लेंगे d। तो अगली जो हमारी स्टेप है वो हमारी बनती है 2a, मैंने यहां से कॉमन लिया, ठीक है, तो मुझे मिलेगा p माइनस क्यू, ओके। इस पूरे में से मैं d कॉमन ले रहा हूं, इस पूरी टर्म में से मैं d कॉमन ले रहा हूं तो मुझे मिलेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू मल्टीप्लाई d इक्वल 0। फर्दर इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है, तो
तो अगली स्टेप यहां से स्टार्ट करते हैं अपनी। देखो मेरे पास में है 2a p माइनस क्यू, ठीक है, 2a p माइनस क्यू। ओके, अगली स्टेप में मेरे पास में यहां पर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस p प्लस क्यू है, ठीक है। क्या क्या है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, इसको मैं लिख रहा हूं p प्लस क्यू p माइनस क्यू, ठीक है। इसको पहले अपन इस तरीके से लिख देते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है मेरे पास में, ठीक है। यहां से पहले मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहां से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो मुझे p माइनस क्यू मिलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको ही मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ठीक है। ये जो आपके पास में p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, p माइनस क्यू p प्लस क्यू। इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, ठीक है। और यहां से p माइनस क्यू और ये पूरा d अलग है, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, p माइनस क्यू, इस ब्रैकेट में से मैंने p माइनस क्यू को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। तो अगली स्टेप देखो कैसे बनेगी, यहां पर 2a p माइनस क्यू बनेगा, ओके। फिर हम यहां पर लिख सकते हैं p माइनस क्यू, ठीक है। फिर ये जो आपका ब्रैकेट है ये आपको देगा p प्लस क्यू, p प्लस क्यू देगा। यहां से मैंने p माइनस p माइनस क्यू को बाहर ले लिया तो यहां से आपको मिलेगा -1, ठीक है। एक बार इसकी कैलकुलेशन को ध्यान से देख लें, ठीक है। हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन थी इनिशियली, मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ते बराबर कुछ एक ऐसा क्वेश्चन भी होता है जिसमें p टर्म q के इक्विवेलेंट होती है, q टर्म p के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो मैंने क्वेश्चन को समझ लिया था इनिशियली स्टार्टिंग में, लेकिन क्वेश्चन आपका ये थोड़ा सा अलग है। यहां हमारे को बोला गया सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज सेम एज सम ऑफ q टर्म, ठीक है। तो जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन थी उससे हमने स्टार्टिंग किया और हम कैलकुलेशन करते हुए यहां तक पहुंच चुके हैं, क्लियर। अब मैं ऑल ओवर यहां से p माइनस क्यू कॉमन ले रहा हूं, p माइनस क्यू मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो देखो आपके पास में यहां पर क्या बनेगा, 2a बनेगा। यहां पर देखो क्या बनेगा, p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ऐसा ही बनेगा, ठीक है, ऐसा ही बनेगा, क्लियर। ये जो आपके पास में वैल्यू है यहां थोड़ा सा स्पेस कम है, यहां मैं इक्वल में 0 लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हमारी इक्वेशन इक्वल में 0 ही चल रही है। यहां तक क्लियर। अब देखो हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमारे से यहां पर पूछा गया है कि आप p प्लस क्यू टर्म, ठीक है, उसका सम बताओ, मतलब सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। यहां पर थोड़ा सा मैं स्पेस ले रहा हूं, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन में p प्लस क्यू टर्म का सम पूछा गया है, ठीक है। मुझे जब Sn लिखना होता है तो हम लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। तो उसी बेस पर मैं यहां पे लिख रहा हूं p प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस n माइनस 1, यहां पर n की वैल्यू कितनी है, p प्लस क्यू है, -1 करेंगे मल्टीप्लाई d करेंगे, ठीक है। तो इससे मुझे आंसर मिलना चाहिए, इसी से मुझे यहां पर आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। एक बार अपनी कैलकुलेशन को यहां पर चेक करें। ये जो आपके पास में टर्म बन करके आ रही है जिसमें हम लिख पा रहे हैं p माइनस क्यू मल्टीप्लाई 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल 0, तो मैं यहां से 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई d इसकी वैल्यू को 0 रख सकता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम यहां पर इस वैल्यू को चूंकि 0 रख सकते हैं, क्लियर। तो जो हमारी ये वाली स्टेप है उसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ये जो हमारी स्टेप है इसमें तो आप p प्लस क्यू ही लिखें अपॉन 2 लिखें, लेकिन यहां पर मैं 0 रख दूंगा तो ये आपको एस p प्लस क्यू की वैल्यू देगी, 0 से मल्टीप्लाई होकर के ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, ठीक है। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 दे दें। कुछ बच्चों को हो सकता है ये कंफ्यूजन हो कि आपने p माइनस क्यू का क्या किया,
तो P माइनस Q ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो जीरो के साथ में, जीरो के अपॉन में जाकर के जीरो बन जाएगी, ठीक है। और ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन निकल करके आता है, इसकी वैल्यू चूंकि जीरो है, इसीलिए हम यहां पर इस तरह की कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर देख लो यहां पर क्या हुआ, जीरो हमारा राइट आंसर है, ठीक है, जीरो इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, इन एन एपी द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म इज 210, ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 36, फाइंड द फर्स्ट टर्म इन द एपी महाराष्ट्र एनटीएससी स्टेज 1 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है उसको मैं यहां पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, ओके। तो आपको देखो पहली चीज यहां पर क्या गिवन है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, मतलब मुझे यहां पर S10 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मैंने आपको कल भी एक बात बोली थी कि जब भी हम एपी के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हम फर्स्ट टर्म को ए एज्यूम कर चुके होते हैं, ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी एज्यूम कर लिया हमने, और उसी बेस पर मैं यहां पर SN लिखूंगा, ठीक है। या अगर मुझे कोई नंबर ऑफ टर्म लिखनी है तो भी हम ए और डी के बेस पर ही यहां पर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे को जो इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म, तो यहां पर 10th टर्म का सम आपके पास में 210 है, नंबर 1, एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी ए होती है, लास्ट टर्म को अभी मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास में लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को यहां पर यह पता नहीं है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। यहां पर आपको 10th टर्म का केवल सम गिवन है, आपको ऐसा कोई इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन नहीं है कि इसकी लास्ट टर्म 10 है, ठीक है, लास्ट टर्म इसकी 10 नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमारी जो सेकंड इंफॉर्मेशन है, ये जो आपका डिफरेंस बनेगा, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का जो हमारा यहां पर डिफरेंस बनेगा विच इज 36, ओके। तो ये दो इंफॉर्मेशन मुझे गिवन है और इसी से मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चूंकि मेरे पास में S10 की वैल्यू 210 है, तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 10/2, फॉर्मूला लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, 2a लिख सकता हूं और 9d करके लिख सकता हूं, ठीक है। क्लियर, इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में 2a प्लस 9d, लेकिन इससे भी हम एक और काम कर सकते थे इसमें, वो अभी करते हैं अपन, ठीक है। 42, हम यहां पर एक काम और कर सकते थे, क्योंकि यहां पर मेरे को इंफॉर्मेशन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के लिए गिवन है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इससे भी और एक बेटर तरीका, ठीक है। और वैसे ये तरीका भी थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन मांगेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, L माइनस ए की वैल्यू आपको ये गिवन है। अब अगर मेरे पास में S10 की वैल्यू 210 है, ठीक है, तो मैं 10/2 एंड a प्लस एल का यूज कर लूं डायरेक्ट, a प्लस एल का हम यहां पर यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा हमारे पास में एक फॉर्मूला होता भी है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके, ठीक है। तो यहां से देखो मेरे पास में a प्लस एल की वैल्यू, ठीक है, 42 बनेगी, ठीक है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये वाली कैलकुलेशन किसी काम की वैसे बच नहीं रही, ठीक है। आप चाहो तो यहां से मैं a को अलग कर लेता और a प्लस 90 जो मेरा बनता वो ANL बोल देता उसको, तो यहां से भी मेरे पास में a प्लस एल की वैल्यू 42 ही आती, ठीक है। यहां से भी मेरे पास में a प्लस एल की वैल्यू 42 आती,
यहाँ पर डी का कुछ यूज हो नहीं रहा पूरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मुझे अब जो सॉल्व करना है, मैं दोनों इक्वेशंस को साथ साथ लिख देता हूं। एक इक्वेशन है आपके पास में l माइनस ए इक्वल 36, एक इक्वेशन है आपके पास में, इसको मैं लिख रहा हूं l प्लस ए, ठीक है, l प्लस ए जो है आपके पास में 42। ओके, अब देखो मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। फर्स्ट टर्म मुझे यहां पर निकालनी है, मतलब मुझे एक ही यहां पर वैल्यू चाहिए, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ठीक है। इससे l से l कैंसिल होगा, यहां आपको मिलेगा -2a, ओके, और यहां पर आपके पास में बनेगा 36 माइनस 42 -6, और a की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी, माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर दें, a की आपके पास में यहां पर वैल्यू आ जाएगी 6/2 विच इज 3, ठीक है। तो 3 आपका राइट आंसर। क्लियर? देखो कई बार होता भी है क्वेश्चन करते टाइम हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन होती है उसके हम अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन और भी कम कैलकुलेशन में सॉल्व होता है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखें यहां पर 20 नंबर, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने ऐसा हमारा जो 1 to 15 जो प्रीवियस हमारा वीडियो है, ठीक है, उसमें भी हमने कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन यहां पर सॉल्व किया था, ठीक है। मैं दोबारा उसी आइडिया के साथ में इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो यहां पर लिख रहा है 2 स्क्वायर माइनस 1, यहां पे लिख रहा है 4 स्क्वायर माइनस 1, यहां पे लिख रहा है 6 स्क्वायर माइनस 1 एंड 20 स्क्वायर माइनस 1। हम यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं 2 से, 2 4 6, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर 8 आ जाना चाहिए, फिर यहां पर हम कहां तक जा रहे हैं, 20 स्क्वायर तक जा रहे हैं। क्लियर? तो देखो यहां पर जो मेरा आइडिया है 1 अपॉन, अगर मैं 2 स्क्वायर माइनस 1 को, ठीक है, 2 स्क्वायर माइनस 1 को 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 1 अगर करके लिखता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, 2 माइनस 1 एंड 2 प्लस 1, तो मुझे मिलना चाहिए 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। हमें यहां पर मिलना चाहिए 1 मल्टीप्लाई 3। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं इस नंबर को, ठीक है, ये कैसा नंबर है, 4 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 4 प्लस 1 एंड 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहां पर देखें, 6 माइनस 1 करेंगे आप तो 5 आएगा, और 6 प्लस 1 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और इसी के आगे की टर्म जो अभी मैंने आपको बोल करके दिखाई थी 1 अपॉन 8 स्क्वायर माइनस 1, तो आप 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। 8 प्लस 1 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर भी मुझे दिख जाना चाहिए कि मैं 20 माइनस 1 करूं और 20 प्लस 1 करूं, 20 माइनस 1 करूं तो 19 आएगा, और 20 प्लस 1 करें तो 21 आएगा, ठीक है। तो अब मुझे यहां पर वो कल वाला जो हमारा आइडिया है, जो हमारा प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको आइडिया दिया था कि आपको कभी भी ऐसे कुछ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर दिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो ये भी दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं उसी आइडिया के साथ दोबारा से यहां पर स्टार्टिंग कर रहा हूं कि आपके पास में 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्यों इस नंबर को 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 करके देखें एक बार। यहां से आपको 3 ही मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको 3 माइनस 1 मिलेगा, तो आपको 2 अपॉन 3, अपॉन में आपके 3 आ गया, लेकिन 2 अपॉन 2 एडिशनल है यहां पर, मतलब अभी यहां पर 2 नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इसको भी एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं। यहां पे लिख लेते हैं 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5, इस नंबर को मैंने लिखा 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 5, ठीक है। देखो हम इसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं कर रहे, जब मैं यहां पर एलसीएम लूंगा तो मुझे 3 मल्टीप्लाई 5 15 ही मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो 5 माइनस 3 बनेगा विच इज 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है। तो बेसिक आइडिया यहां पर देखो क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन में उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन मैं इस एक्सप्रेशन को, इस नंबर को 2 अपॉन समथिंग करके लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर 2 अभी मिसिंग है, यहां पर अभी 2 मिसिंग है, तो जो मिसिंग होता है उसको तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से ही डिवाइड भी कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं,
ठीक है। तो जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको अंदर लिखूंगा, जो डिवाइड कर रहा हूं उसको 1/2 करके लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख पा रहा हूं 2/1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। मल्टीप्लाई ना लगा करके वैसे मैं डॉट लगा देता हूं, डॉट का मीनिंग यहां पर मल्टीप्लीकेशन से ही है। यहां आपको मिलेगा 2/3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई 7 एंड अप टू 2, पॉजिटिव साइन लगा लें, 2/19 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये कैलकुलेशन हमारी अलग कैलकुलेशन है, ठीक है। अब देखो चूंकि हम इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं, ठीक है, अगर मैंने इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिख लिया तो मैं इस नंबर को 1 - 1/3 करके लिख सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से मैं इस नंबर को, ये हमारा बेसिक आइडिया इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। इस नंबर को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 - 1/5। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो आपके पास में यहां पर 1 - 1/3 बनेगा, ठीक है। यहां पर 1/3 - 1/5 बनेगा, ठीक है। और इसी आइडिया के साथ आप आगे बढ़ेंगे और लास्ट एंड फाइनली आपको यहां पर, अच्छा पूरा लगा दिया अपन ने, 1 मिनट, यहां पर जो आपको टर्म मिलने वाली है, ठीक है, वो देखो किस तरीके की मिलेगी। यहां पर आप चेक कर लो इसको, ठीक है। मैं पहले 1/3, तो मैं पहले 3 लिख रहा हूं, तो मुझे यहां पे लिखना चाहिए 1/19 माइनस 1/21। क्लियर। लास्ट एंड फाइनली इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अब जैसे मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा तो आपको 1/3 से कैंसिल होता हुआ दिखेगा, 1/5 से भी कैंसिल होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अदर टर्म्स यहां पर कैंसिल होती हुई चली जाएंगी, ठीक है। क्लियर। यहां पर हम फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन जो आपका नेक्स्ट ब्रैकेट है वो उसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, उसकी फर्स्ट टर्म पहले कैंसिल आउट हो रही है। अगले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म पहले कैंसिल आउट हो रही है, लास्ट ब्रैकेट की पहली टर्म पहले कैंसिल आउट कर दें, ठीक है। इसके बाद में यहां पर कुछ भी नहीं है, तो आपके पास में अब क्या क्या बचा, 1/2, 1 माइनस 1/21, ठीक है। 21 को इधर लाएं, -1 करें, तो आपके पास में यहां पर बनेगा 1/2, 21 माइनस 1/21, ओके। 21 - 1 करेंगे तो 20 बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और 10/21 फाइनल आपका आंसर बनेगा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होता, और इसके ऑप्शन आप देख लें, ए ऑप्शन में आपको 10/21 दिख रहा है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन अच्छा है। इस तरह की जो सीरीज पर क्वेश्चंस बनते हैं उनका बेसिक आइडिया यही होता है, ठीक है। जब भी हमारे पास में कोई दो इस तरह के नंबर्स होते हैं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो हम उसको एक सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जो पूरा एक्सपांशन है, ये जो पूरी सीरीज है, इसमें मैक्स टू मैक्स नंबर तो कैंसिल आउट हो ही जाते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहां पर, द एंगल ऑफ पेंटागन, पेंटागन आप सब लोग जस्ट समझते हैं, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल इज, ठीक है। मैंने एक ऐसी अगर शेप बना रखी है, तो इसके अंदर 5 साइड्स हैं, इसके अंदर 5 साइड्स हैं, ठीक है। हालांकि यहां पर मुझे कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉलीगॉन सबने पढ़ रखा है आपने, तो पेंटागन के अंदर हमारे पास में 5 साइड्स होती हैं, 5 ही एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। और यहां पर हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, जिसमें हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल को भी डेराइव करके देखते हैं वहां पर, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल का एक डेरिवेशन होता है छोटी क्लासेस में, ठीक है। और उसको हम वैसे तो डायरेक्टली भी याद रख लेते हैं, डायरेक्टली भी कई बच्चों को वो चीज याद रहती है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर द एंगल ऑफ पेंटागन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो यहां पर डेफिनेटली मेरे पास में 5 एंगल्स होंगे, यहां पर डेफिनेटली हमारे पास में 5 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। ये 5 एंगल्स अलग अलग हैं,
चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। एक तो होता है रेगुलर पॉलीगॉन जिसके अंदर ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन यहां पर रेगुलर के लिए बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर वो जो 5 एंगल हैं आपके पास में, 5 एंगल्स हैं, ठीक है, वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अभी थोड़ी देर पहले हमने 3 एंगल्स लिए थे, तो वैसे ही मैं यहां पर 5 एंगल्स एज्यूम कर रहा हूं। क्लियर? तो मेरा एक एंगल ए, एक को ले लिया मैंने ए प्लस डी, ठीक है। ये मैं लूंगा ए प्लस 2d, इधर मैं लूंगा ए माइनस डी। क्लियर हो रही बात? और लास्ट एंड फाइनली इधर मैं लूंगा ए माइनस 2d। ओके, तो ये मेरे 5 एंगल्स हैं जो एपी के अंदर है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, ए माइनस डी एंड ए माइनस 2d। दीज आर 5 एंगल्स आर इन एपी। क्लियर? अब अगर ये एंगल्स आपके एपी के अंदर हैं तो इनका सम, ठीक है, इनका सम सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन होना चाहिए। उसके लिए मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, उसको एक बार ध्यान से देखें कि जब हमारे को इंटीरियर एंगल लिखने होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं कि यहां से 2 अंदर ले लेते हैं, तो 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ये हमारे पास में इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है, वेयर एन इज ए साइड। तो अगर यहां पर मेरे को पेंटागन के लिए बात की जा रही है तो मेरे पास में यहां पर उसके लिए एन की वैल्यू होती है 5। मेरे पास में यहां पर 5 साइड्स हैं, ठीक है। मेरे पास में यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5, ठीक है। क्लियर? तो अगर मैं इन एंगल्स का सम करता हूं तो मुझे सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्विवेलेंट इसको लिख लेना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन? तो देखो यहां पर मैं इसका सम कर रहा हूं। सम आप करेंगे a माइनस 2d, ठीक है, फिर आप लिखेंगे a माइनस डी, फिर आप लिखेंगे a प्लस डी एंड लास्ट एंड फाइनल a प्लस 2d इज n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, वेयर n इज 5। चूंकि क्वेश्चन यहां पर किस पर बनाया गया है? पेंटागन पर क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो n की भी वैल्यू पुट कर देता हूं। आप यहां पर 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 करें, यह आपको मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई आपको कितना मिलेगा? 180। इसको भी मैं एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, तो इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको देखो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है, और a प्लस 2d, ऐसा कुछ दिखेगा। यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहां से d तो टोटली ही कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम इस तरह की टर्म को एज्यूम करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जब भी हमारे पास में ऑड नंबर्स को लेकर के कोई क्वेश्चन बनाया हुआ होता है, जैसे 3 नंबर्स हैं एपी में है, 5 नंबर्स हैं एपी में है, ठीक है, तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्लियर? ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलता है? देखो डी तो यहां से कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब मुझे कॉमन डिफरेंस तो टोटल ही कैंसिल हो जाएगा यहां से। तो जो मेरी फर्स्ट टर्म है 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम है, तो मुझे 5a की वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू को मैं इधर ही लिख रहा हूं। जो मेरा 5a है वो मुझे 3 मल्टीप्लाई 180 ऐसा मिलना चाहिए। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, और इसमें एक बार और पढ़ लेते हैं। इसमें हमारे को पूछा गया है a आपके पास में है, पहले तो a निकालें अपन। हमारे को देखो यहां पर पूछा गया है, बहुत अच्छी चीज पूछी गई है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल का सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल। आपका स्मॉलेस्ट एंगल ये होगा, आपका लार्जेस्ट एंगल ये होगा। जब मैं इसका सम करूंगा, ठीक है, जब मैं इसका सम करूंगा तो मुझे a माइनस 2d प्लस a प्लस 2d लिखना है। यहां से भी आप 2d और 2d को कैंसिल आउट होता हुआ देखोगे, ठीक है।
तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 2a। तो यहां से पहले मैं a निकाल लेता हूं, यहां से आप a निकालें, ये इससे कैंसिल आउट करें, कितनी बार कैंसिल होगा, पहले 3 टाइम 15, उसके बाद में 6 टाइम, और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 108 डिग्री। ठीक है, मैं डिग्री इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर एंगल्स की बात कर रहे हैं, ये ए की वैल्यू है 108। क्लियर। मुझे यहां पर सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, तो लास्ट एंड फाइनली यहां पर इस तरीके से लिख देता हूं मैं, सम ऑफ स्मॉलेस्ट a माइनस 2d। ठीक है, इसको हम ऐड कर रहे हैं a प्लस 2d से। क्लियर। तो देखो यहां पर क्या बनेगा, ये 2d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे यहां पर मिलेगा 2a। चूंकि मेरे पास में a की वैल्यू 108 है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा 116, सॉरी 1 नहीं 2। ठीक है, 108 है। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। कितना क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देयर आर n टर्म्स, n इज ऑड। यहां पर पहले उसने बोल दिया कि यहां पर n क्या है, ऑड है। ओके, एंड मिडिल टर्म इज m, यहां पर इसने मिडिल टर्म को m बोल रखा है। देन व्हाट इज Sn, व्हाट इज Sn, हम यहां पर Sn पर कमेंट करना चाहते हैं। सब कुछ यहां पर ऑप्शन भी देखो आप, m और n में यहां पर ऑप्शन गिवन है। क्लियर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, सॉरी देयर आर n टर्म। तो देखो अगर मेरे पास में n ऑड है और मैं यहां पर फर्स्ट टर्म को a, कॉमन डिफरेंस को d एज्यूम कर पा रहा हूं। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास में n ऑड है तो सबसे बेटर तरीका आपका ये होगा कि आप यहां पर 3 टर्म ही एज्यूम कर लें, क्योंकि 3 भी क्या होता है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो मेरे पास में अगर मैं यहां पर 3 टर्म एज्यूम करता हूं तो मुझे a प्लस डी एंड a माइनस डी लिख लेना चाहिए। दीज 3 टर्म आर इन AP, ये ऑड नंबर है, मतलब मेरे पास में यहां पर n की वैल्यू 3 हो चुकी है। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। फिर ये आपको बोलता है मिडिल टर्म इस m, अगर इस AP में, ये AP है आपकी। ठीक है, इस AP में अगर मैं मिडिल टर्म की बात कर रहा हूं तो वो a है, और उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में m गिवन है। उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, m। ठीक है, मिडिल टर्म आपकी m है, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देयर आर n टर्म, n इज ऑड, तो यहां पर n को ऑड लेते हुए हमने एज्यूम कर लिया कि यहां पर 3 टर्म्स हैं। ठीक है, वो 3 टर्म्स मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, मिडिल टर्म की वैल्यू यहां पर m है, और फिर मेरे से ये पूछना चाहता है कि आप इसका Sn बताएं, मतलब आप इसका S3 बताएं। तो इसका S3 तो मैं आराम से निकाल सकता हूं, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी को ऐड कर दूं। क्लियर। जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा d से d कैंसिल होगा और मुझे यहां पर कितना मिलेगा, 3a मिलेगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हुआ, यहां से 3a हुआ, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो हम कुछ ऐसा माने n की वैल्यू 3 है, तो हम इसको उल्टा बोले कि 3 की वैल्यू n है। ठीक है, 3 की वैल्यू n है, 3 की जगह आप n रख दें। ठीक है, a की वैल्यू m है, 3 की जगह आप, मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 की जगह आप n लिख रहे हैं, a की जगह आप m लिख रहे हैं, इसकी जगह मैं n लिख रहा हूं, इसकी जगह मैं m लिख रहा हूं। तो क्या अब आपको आंसर दिख रहा है इसका, m n दिख रहा है। मैंने n को पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। 3 की वैल्यू n पुट की, a की वैल्यू m पुट की। ठीक है, और आपको यहां पर करेक्ट ऑप्शन दिख गया। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन आपका महाराष्ट्र NTSC स्टेज 1 2018 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहां पर 23 नंबर क्वेश्चन, इफ 7th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 20 एंड 22 टर्म इज 50, देन 30 टर्म, हम यहां पर 30 नंबर पर जो टर्म है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं।
ठीक है, दोबारा एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। सेवंथ टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 20। तो जो मुझे यहाँ पर सेवंथ टर्म गिवन है, सेवंथ टर्म गिवन है, मतलब मुझे यहाँ पर A7 लिख लेना चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर A7 से इसको डिनोट कर देना चाहिए, जो मेरे पास में कितनी है, 20 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका राजस्थान NTSC स्टेज 1 2020, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है एक तरह से। और नेक्स्ट मुझे यहाँ पर गिवन है 22 टर्म इज 50। 22 नंबर की जो आपकी टर्म है वो आपकी ऐसी है। ठीक है, तो लेट एज्यूम फर्स्ट टर्म बी ए, स्मॉल a मान लेते हैं उसको, एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल d। ओके, तो उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्योंकि आप जब a n होता है आपके पास में, तो आप लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। यह आपकी nth टर्म का फॉर्मूला होता है। अगर मुझे यहां पर सेवंथ टर्म लिखनी है, ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरी कितनी है a, सेवंथ टर्म लिखनी है तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए। ओके, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें, a प्लस 6d लिख देते हैं इसको, कितना बनेगा ये, 20। इक्वेशन नंबर 1 दे दें इसको। ठीक है, बिल्कुल इस इंफॉर्मेशन से, इससे, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं। यहां हमारे को गिवन है 22 टर्म इज 50। तो अगर मुझे इससे 22 नंबर की टर्म लिखनी है तो मुझे लिखना चाहिए a प्लस 21d इक्वल 50। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ठीक, क्लियर। चूंकि मैंने nth नंबर पर अगर कोई टर्म है तो nth टर्म के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला पहले से है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। क्लियर। आगे देखो, मैं उस इक्वेशन को यहां पे लिख रहा हूं, a प्लस 21d इक्वल आपके पास में 50 है। अब चूंकि इस क्वेश्चन में हमारे को 30 नंबर पर जो टर्म है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन हम यहां पे करेंगे, लेकिन उसको पहले सोच करके भी रखें। मुझे यहां पर A30 फाइंड आउट करना है। A30 देखो मैं किस तरीके से लिखूंगा, a प्लस 29, a प्लस 29 मल्टीप्लाई d, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अगर मुझे यहां से इन दो इक्वेशन से a और d की वैल्यू पता लग जाती है, ठीक है, तो मैं उस जगह पर पुट कर दूंगा। क्लियर। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, a से a कैंसिल होगा। ठीक है, 6 माइनस 21 करेंगे, कितना बनेगा, माइनस का 15 बनेगा। यहां पर देखो माइनस 30 बनेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दें तो आपको d की वैल्यू यहां से आती हुई दिख रही है 30/15 विच इज 2। क्लियर। इस 2 वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में यहां पर पुट कर दें। ठीक है, सपोज से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ही यहां पर यूज कर लें, तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए 2 प्लस 6d इक्वल 20। ठीक है, और 6d की वैल्यू मेरे पास में बन जाएगी 20 माइनस 2, कितना बनेगा, 18। और d की वैल्यू मेरे पास में बन जाएगी 20/6 3। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। d की वैल्यू आपको 3 मिलती है, सॉरी एक, यहां से तो हमने d कंक्लूड करा। अच्छा, हम d की वैल्यू तो हमने यहां से निकाली, एक मिनट, इसको हटाते हैं। ठीक है, यहां से तो मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 21 मल्टीप्लाई, ये मेरे पास में d की वैल्यू आती है 2। ठीक है, तो मुझे यहां से a देखो कितना मिलेगा, 50 माइनस, जैसे हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 42 विच इज 8। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये पूरी कैलकुलेशन अलग है। ठीक है, ठीक, क्लियर। तो एक वैल्यू मुझे 8 मिलती है जो a की वैल्यू है, और d की वैल्यू मुझे मिलती है यहां से 2। ठीक है, तो हम यहां से 8 प्लस 8
हम यहाँ से लिखेंगे 8 + 29 मल्टीप्लाई डी की हमारे पास में वैल्यू थी 2, ठीक है। 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 ऐड कर दें, ठीक है। कितना बन जाएगा ये 58, और जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना बना ये 66 मेरे ऑप्शन में है, ओके। 66 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। थोड़ा सा यहाँ से मैंने डी की वैल्यू निकाल करके डायरेक्ट ए में ही पुट कर दी, ठीक है, जबकि यहाँ पर हमारे को डी में वैल्यू पुट करनी थी। तो कुछ माइंड में कभी ऐसा रह भी जाता कि ए की हमने यहाँ से वैल्यू 2 निकाल ली और यहाँ से हम डी निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हो चुका अपना, ओके, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एन insect which is climbing on a vertical pole in such a way that on one day it climbs a height of 2 meter, on the next day it come down 1 meter, ठीक है। क्लाइम्स मतलब होता है बेटा चढ़ना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन ये भी अच्छा है, मतलब ये आपको इस क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है हाइट ऑफ 2, climb a height of 2 meter, on next day it come down 1 meter if height of the pole is 12 meter, height of pole, okay, find the number of days in which it will reach on the top। देखो सपोज ये एक पॉल है, ठीक है, इसकी हाइट मुझे यहां पर गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ ऐसा बोला क्लाइंबिंग ऑन ए वर्टिकल, एक वर्टिकल पॉल है, ठीक है। तो अगर ये इस पर 1 डे, ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और ध्यान से पढ़ लेते हैं। 1 डे इट क्लाइंब ए हाइट ऑफ 2 मीटर, ठीक है, मतलब ये क्लाइंब्स का मतलब हो गया चढ़ना। अगर ये 2 मीटर चढ़ जाता है इस पर 1 डे, ठीक है, 1 डे अगर ये 2 मीटर चढ़ रहा है, देन ऑन नेक्स्ट डे इट कम डाउन 1 मीटर। नेक्स्ट डे मतलब फिर वो अगला दिन आ गया, नेक्स्ट डे के मतलब अगला दिन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट डे ये 1 मीटर डाउन हो जाता है, ये 1 मीटर डाउन हो रहा है, ये 1 मीटर 2 मीटर अप हो रहा है, ठीक है। ये 2 मीटर चढ़ा, लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ अगले दिन कि ये 1 मीटर दोबारा डाउन आ गया, मतलब टोटल मिलाकर के इसने 2 डेज में कितनी डिस्टेंस बनाई अपनी, मतलब कितना ऊपर गया ये, ओनली 1 मीटर ऊपर गया, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि इस 12 मीटर की जो पॉल है इसको पूरा करने में, ठीक है, पूरा चढ़ने में, रीच लास्ट एंड फाइनली हमारे को यहां पर पूछा है विच इट विल रीच ऑन द टॉप, इसको बिल्कुल टॉप तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे, कितने डेज लगेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करेंगे कि मेरे पास में टोटल है 12, ठीक है। इसमें वैसे विदाउट कैलकुलेशन हम आंसर निकाल सकते हैं और निकाल भी रहा हूं मैं। आपको ये स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन का कि मेरे पास में एक पोल है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कुछ यहां तक गया लेकिन ये फिर यहां पर आ गया, अगेन ये फिर 2 जाएगा लेकिन फिर ये यहां तक आ जाएगा, अगेन ये फिर 2 जाएगा फिर ये यहां तक आ जाएगा, लेकिन जो आपका लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उसके बाद में हम ऐसा नहीं मानेंगे कि ये 1 मीटर डाउन आया। क्लियर। लास्ट पर जब ये टॉप पर पहुंच जाएगा तो उसमें हम कुछ ऐसा नहीं मानेंगे। इसलिए देखो इसकी कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूं कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि 2 डेज में 1 मीटर की डिस्टेंस ली इसने, ठीक है, तो आप ऐसे देखो कि ये 10 मीटर में, मतलब 10 मीटर वाली जो इसकी हाइट है वो ये 20 डेज में कवर करेगा। ओके, 10 मीटर की जो हाइट है वो ये 20 डेज में कवर करेगा। क्लियर। 20 डेज तो यहां तक के हो गए। अब बची इसके पास में 2 मीटर हाइट अलग, 2 मीटर, चूंकि पॉल की हाइट कितनी है यहां पर 12 मीटर, तो
उस 2 मीटर हाइट के बाद में अब ये नीचे नहीं आएगा, तो इसको केवल एक ही दिन लगेगा। ठीक है, 2 मीटर हाइट जो इसकी और बनेगी इसमें, ठीक है, उसमें अब ये नीचे नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर ऑल ओवर मुझे 20 + 1 कर देना चाहिए, 20 + 1 डेज। एक बार और इस क्वेश्चन के बारे में सुने, यहां पर आपका राइट आंसर है 21 डेज। ठीक है, सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि एक पॉल है जिसकी हाइट है 12 मीटर, ठीक है, और एक कोई पर्सन क्लाइम हाइट ऑफ 2 मीटर, मतलब वो पहले कुछ फर्स्ट डे वो 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और नेक्स्ट डे वो 1 मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, जैसे कई बार इस तरीके की क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, तो हमारा ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसका बेसिक ये है कि ये जो आपका लास्ट वाला पॉइंट होता है, ठीक है, इसका मेजरमेंट हम बहुत ध्यान से करें। कई बच्चे इसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से भी करते हैं कि अगर ये 1 डे में 2 डेज में अगर 1 मीटर जा रहा है, ठीक है, तो ये 12 मीटर में कितने डेज लगाएगा यहाँ पर, तो वो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट और 24 आंसर। हालांकि यहाँ पर 24 नहीं है, ठीक है, वो 24 पर राइट ऑप्शन मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये हमारी एक यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है। इस क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से सुन लो कि मैंने यहाँ पर टोटल 12 मीटर के लिए कैलकुलेशन नहीं की। ठीक है, मैंने केवल 10 मीटर के लिए पहले कैलकुलेट करके देखा कि मुझे 20 डेज लग रहे हैं। अब जो वहां पर बाकी पोर्शन बचेगा उसको कवर करने में केवल 1 डे ही यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो ऐसे आपका जो आंसर है, फाइनल आंसर, वो आपका बनेगा 21 डेज। ठीक है, सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन एन एपी द pth टर्म इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p, देन pq टर्म। ठीक है, शायद ऐसा अभी एक क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाह रहा था कि p टर्म q हो, तो यहां पर गिवन है आपको 1/q। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से q टर्म 1/p हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि p टर्म q हो, q टर्म p हो। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका बिहार NTSC स्टेज 1 2020 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, स्टैंडर्ड इन द सेंस कि हम इसका, कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर याद रखते हैं। ठीक है, तो देखो इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे को यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, p टर्म आपको 1/q गिवन है। ठीक है, p टर्म मीन्स p टर्म 1/q गिवन है। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी q टर्म है वो आपको 1/p गिवन है। ठीक है, हम an का फॉर्मूला जानते हैं, तो हम AP का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अगर मैंने यहां पर फर्स्ट टर्म को a, कॉमन डिफरेंस को d एज्यूम कर रखा है, क्लियर, तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, मैं यहां पे लिख पाऊंगा a + p - 1 मल्टीप्लाई d इक्वल 1/q इज ए फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, वो फर्स्ट इक्वेशन मैंने कहां से लिखी, यहां से लिखी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन हम कहां से लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। यहां पे मुझे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि मेरी जो q नंबर की टर्म है वो 1/p है। ठीक है, तो यहां से देखो मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूं, यहां से मुझे लिखना चाहिए a + q - 1 मल्टीप्लाई d इक्वल 1/p। ओके, इट्स ओके, क्लियर। क्या किया, जो इंफॉर्मेशन थी केवल उसी से अभी मैंने एक एक इक्वेशंस यहां पर बना लिए। अब चूंकि देखो इस क्वेश्चन में हमारे से पूछा गया है PQ टर्म के बारे में, मतलब मुझे यहां पर APQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, APQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्लियर। तो पहले इन दो को हम सॉल्व करें, क्योंकि जब भी मुझे किसी nth टर्म की जरूरत पड़ती है तो मुझे फर्स्ट टर्म भी चाहिए और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके यहां से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो यहां से देखो मैं जब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करूंगा, मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया। ओके, यहां पर आपको a से ये कैंसिल होता हुआ दिखेगा। यहां पर देखो आपको क्या मिलेगा, p - 1। ओके, और p - 1 d लिख लेते हैं पहले, और इसको लिख लेते हैं q - 1 मल्टीप्लाई d।
ठीक है, यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, 1/q मिलेगा माइनस 1/p मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। यहां से मैं d कॉमन ले रहा हूं, तो आपके पास में बनेगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1। ठीक है, क्या किया मैंने, d कॉमन भी ले लिया और इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है, यहां देखो आपके पास में क्या बनेगा, यहां से मैं pq लिख लूं इसको, यहां आपको मिलेगा p माइनस q। यहां से देखो 1 से ये वाला 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, p माइनस क्यू यहां पर भी है। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं। अभी अगली जो हमारी कैलकुलेशन है वो आपको मिलेगी p माइनस क्यू मल्टीप्लाई डी इक्वल p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है, इसी से मैंने उसको लिख लिया। आगे देखो आप क्या करेंगे, यहां पर ये जो आपका p माइनस क्यू है ये इस पूरे p माइनस क्यू को कैंसिल आउट कर देगा, तो आपके पास में यहां से d की वैल्यू आ जाती है, कितना आती है, 1/pq। ठीक है, अब मेरा क्या टारगेट है, a फाइंड आउट करना। तो मैं किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर रहा हूं। सपोज से हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ही यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, a प्लस p माइनस 1, d की वैल्यू देखो कितनी है, 1/pq है, d की वैल्यू 1/pq है। ठीक है, इक्वल में मुझे यहां पर कितना गिवन है, 1/q गिवन है। ओके, तो देखो यहां से a प्लस, पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, चाहो तो आप इस पूरे को उधर भी ले जा सकते हैं। अगर मैं इसको p से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, अभी मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, अगर मैं p को 1/p से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, p को 1/pq से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 1/pq से, मतलब 1/pq यहां पर बनेगा। ठीक है, इक्वल में मुझे कितना गिवन है, 1/q गिवन है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। यहां पर p से p कैंसिल आउट कर दें, यहां बनेगा आपके पास में 1/q माइनस 1/pq। अगर मैं इस पूरी टर्म को उठा करके उधर ले जाऊंगा तो देखो आगे क्या बनेगा, आपके पास में a की वैल्यू आपको कुछ ऐसे दिखेगी, 1/q। ठीक है, दोबारा देख लें इसको, 1/q है, यहां पर मैंने p से p को कैंसिल आउट कर दिया, तो 1/q बना माइनस 1/q जब उधर जाएगा। ठीक है, राइट साइड लेकर के जा रहे हैं, और ये बन जाएगा आपके पास में प्लस 1/pq। तो यहां से भी मैं 1/q को 1/q से कैंसिल आउट करूंगा और a की वैल्यू 1/pq मेरे पास में आती है। ठीक है, क्लियर। एक तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एक हमारे पास में a की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे पास में ये दो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेस लेते हैं यहां पर थोड़ी सी, दोनों ही वैल्यू देखो आप सेम है, d की वैल्यू भी आपको 1/pq मिल रही है, a की वैल्यू भी आपको 1/pq मिल रही है, और मैं यहां पर a pq फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करना चाह रहे हैं, a pq की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो देखो यहां से मैं क्या लिखूंगा, a प्लस pq माइनस 1 मल्टीप्लाई d। a की वैल्यू मेरे पास में 1/pq है। ठीक है, यहां से मुझे मिलेगा pq माइनस 1, और ये वैल्यू भी मेरे पास में 1/pq है। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारे पास में 1/pq है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। आगे देखो मैं 1/pq को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले मैं इसको लिख लूं। ठीक है, फिर हम देखो क्या करेंगे, इसको जैसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो pq अपॉन 1/pq, pq मल्टीप्लाई 1/pq, तो ये pq इस pq को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लें इसको, pq अपॉन pq, और यहां पर देखो क्या बनेगा, 1/pq बनेगा। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल आउट करके 1 देंगे। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, इस वाली टर्म से मुझे यहां पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर। तो मेरे पास में जो PQ नंबर की टर्म है उसका आंसर मेरे पास में 1।
ठीक है, क्लियर। क्या पूछा हमसे, देन पी क्यूथ टर्म इज, क्या आंसर लिख देंगे हम, 1 आ रहा है इसमें, ऑप्शन सी इज ए राइट, क्लियर। ओके, ये 25th क्वेश्चन था हमारा। ओके, तो इसी के साथ में ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।